अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इल्म के हवाले से बात करते हैं। देखिए, द बेस्ट पार्ट इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम ये एहसास के साथ यहाँ पर बैठे हैं। तो मुझे यहाँ पर आपको एक अगले मरहले के लिए मोटिवेट करना है। जो पहला और मुश्किल मरहला था वो आपने चूज़ कर लिया है। और पता नहीं कौन था जिसने हिंदुस्तान फतह किया था, किस बादशाह के बारे में कहा जाता है, कोई बताएगा? हेलो, बाबर के बारे में कहा जाता है? कौन? अकबर? कौन? बाबर। बहरहाल जो भी था, मुझे से गरज नहीं कौन था। उससे पूछा गया एक सवाल, उसका दिया हुआ जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि बाबर, ओके हुएवर, जब इसने हिंदुस्तान फतह किया तो किसी ने, उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि बताओ बाबर ने हिंदुस्तान में पहला कदम रखने के बाद क्या किया था? तो जिस तरह भी आपको थोड़ी देर पहले जवाब नहीं आ रहा था, उस तरह किसी बच्चे को जवाब नहीं आ रहा था। तो आखिर जो है वो एक बच्चे ने डर से डरते हाथ उठाया जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस्ताद ने पूछा बताओ क्या किया था उसने पहला कदम रखने के बाद? तो उसने डरते डरते जवाब दिया कि उस्ताद उसने पहला कदम रखने के बाद दूसरा कदम रखा था। और जिस तरह आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, सारे शागिर्द हंसने लगे। लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप उस वक्त तक दूसरा कदम नहीं रख सकते जब तक आप में पहला कदम रखने का हौसला पैदा नहीं होता। तो जिसने पहला कदम नहीं रखा वो शायद सदियों ज़ीरो पे खड़ा रहेगा। जैसे आप 1 पर आते हैं तो एक्चुअली आपके सफ़र का आगाज़ हो जाता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हेन यू स्टार्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वरना वो पहला कदम ही बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा, कहा उसे कि बेटा बोलो ए अंग्रेज़ी में या उर्दू में, मसला अलिफ। बच्चे ने कहा नहीं बोलूँगा। तो फिर जो है माँ ने फिर इसरार किया कि नहीं बेटा बोलो अलिफ। कहा नहीं बोलूँगा। कहा बेटा बोलो अलिफ। उसने फिर कहा नहीं बोलूँगा। डांटा माँ ने, खबरदार बोलो अलिफ। नहीं बोलूँगा। लालच दिया, अच्छा तुम बोलो हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे, मिसाल के तौर पर कुकी देंगे, तुम्हारी आइसक्रीम देंगे। नहीं बोलूँगा। खौफ, लालच, सब कुछ काम नहीं आया। तो आखिर पहली मरतबा माँ को अकल आ गई और उसने अगला सवाल पूछा कि तुम क्यों नहीं बोलोगे। तरबियत औलाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी बात थोपना तो चाहते हैं अपने बच्चे पर, उससे पूछते नहीं है कि वो एक काम अगर कर रहा है तो क्यों, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों। तो जब माँ ने पूछा कि बेटा क्यों नहीं बोलोगे, तो बच्चा मुस्कुराया। मुस्कुरा के कहता है कि अम्मा बात यह है कि अगर मैं बोल दूंगा अलिफ तो बात ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, यहाँ से तो बात आगे बढ़ेगी। मैं बोलूँगा अलिफ तो आप कहेंगी बोलो बे, और मैं कहूँगा बे तो आप आगे की बात करेंगी, तो मैं अलिफ ही ना बोलूँ। तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि when you say alif, then you have started on the track। और आप यकीन जानिए कि ख़ुद आपको भी एहसास होगा, अंदाज़ा होगा कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आप सब अपने सर्कल्स को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपके सर्कल में 100 अफराद हैं तो शायद उसे एक आदमी यहाँ पर आया है सीखने के लिए। आपके कज़िन्स और चच्चियाँ और पप्पियाँ और ममानियाँ और खालाएँ और बहनें और भाभियाँ और पता नहीं क्या 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 जितने भी रिश्ते आपको आते हैं, मुझे तो सारे रिश्ते भी नहीं आते, आप सबको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आपसे ज़्यादा वक्त है, आ भी सकते हैं, बट स्टिल वो ये वाला कदम नहीं उठा पाते। तो आई अप्रिशिएट, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पहला कदम उठाया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पहला कदम उठाने के बाद जो अगले कदम हैं वो जाहिर सी बात है कि जब भी आप एक मरहले में आते हैं तो मुझे डर लगता है पहले मरहले में ये डोज देते हुए जो मैं आज देने वाला हूँ आपको। लेकिन ये भी खौफ आता है कि अगर ये पहले मरहले में ना सिखाया तो शायद देर हो जाए। तो बड़ा ज़रूरी भी होता है कि हम जो है वो इसको सीखें। जैसे ही आप लोग मदरसे ज्वाइन करते हैं, अलकायम में आ गए, किसी और मदरसे में चले गए, तो आप एक टाइटल कैरी कर लेते हैं खुद ब खुद, एक
एक उन्वान अपने साथ लगा लेते हैं कि अच्छा ये हैं मदरसे वाले, रिगार्डलेस कि हाँ एक छाप लग जाती है आपके ऊपर, एक स्टैम्प लग जाता है कि ओह दीज गाइज आर मदरसा गाइज, ओके इन्हीं से बच के रहो। मुमकिन है आप में से भी कुछ अफराद यहाँ पर आने से पहले ऐसे रहे हों कि यार मदरसे वालों से बच के रहना है, राइट? ऐसा होता है। अलैकुम अस्सलाम। वो ऐसा क्या होता है, यानी ऐसा क्या है मदरसे वालों में कि लोग मदरसे वालों से भागते हैं? वो जो भी है उसके रीजन हम लोग हैं, मैं और आप। हम जब अपने आप को ऐसा बनाते हैं किसी भी वजह से कि जिसकी वजह से लोग हमसे मुतनफ़िर होते हैं, दूर भागते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके कुछ वजूहात हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। और बहुत ज़्यादा क्लोज होकर तो हम बात नहीं कर सकेंगे, बट स्टिल विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के जितना हो सके उतना हम क्लोज होकर बात करें, जितना हो सके करीब होकर बात करें मौजू के, इसलिए कि मौजू बड़ा हसास मौजू है। जब हम मदरसे में आते हैं, जब हम दीनी तालीम का, दीनी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो एक गलती हम सबसे पहले दिन करते हैं, सबसे पहले दिन करते हैं, और वो गलती हम ये करते हैं कि हम समझते हैं कि चूंकि हम मदरसे में आ गए तो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई हो ही नहीं सकता। सॉरी, अब जो हम कह रहे हैं वही हक़ है, वही सच है, वही सब कुछ है। यानी रिगार्डलेस कि मैंने यहाँ कितना सीखा, व्हेन आई गो बैक टू माई फैमिली, जितने अफराद मुझे नज़र आते हैं मेरी फैमिली के अंदर, मुझे सब के सब अपने मुकाबले में जाहिल नज़र आते हैं, शुरू हो जाते हैं। उनको क्या आता जाता है? कुछ नहीं आता जाता। लिहाजा अब जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही हक़ है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। नंबर 2 मिस्टेक, जो तुरफा तमाशा होती है, वो ये कि ना हम अपने आप को आलिम फाजिल समझते हैं, उनको जाहिल समझते हैं, हम सिखाना भी शुरू कर देते हैं कि आज से तुम सीखना शुरू हो जाओ, और सिर्फ सीखना मत शुरू हो जाओ, जो हम कहें वो करना शुरू हो जाओ, बस ख़त्म, एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। यानी थोड़ा सा मुश्किल से एग्जाम्पल दूँ, अगरचे यहाँ पर एक खातून ने जुमला इस्तेमाल किया, मैं उस वक्त भी कहना चाह रहा था कि यू डू नॉट नीड टू मेंशन दिस, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, अल्लाह करे मेरा ख्याल गलत हो, वो ये कि इस वक्त जो यहाँ पर अफराद बैठे हैं वो 100% अफराद जो है वो बाहिजाब है, ठीक है ना? लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि 100% अफराद ये क्लेम करें कि फ्रॉम द डे वन हम बाहिजाब है। अल्लाह करे फ्रॉम द डे वन सब बाहिजाब हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर बैठे हैं वो सबके सब एक क्लेम कर सके कि जी सर पहले दिन से जब से हिजाब वाजिब हुआ, बल्कि उससे भी पहले से 7 साल की उम्र से हिजाब करते हैं। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पर जो है वो हिजाब तो 9 साल की उम्र वाजिब हुआ था, किसी ने मिसाल के तौर पर 12 साल में शुरू किया, किसी ने 15 साल में शुरू किया, किसी ने 20 साल में शुरू किया, किसी ने 25 साल की एज में शुरू किया, किसी ने 30 साल की एज में शुरू किया। मुझे नहीं लगता कि कोई 18-20 से ऊपर गया बैठा हुआ है, ऐसे ख़वातीन आमतौर पर होती नहीं 18-20 से ऊपर की, ठीक है ना? लेकिन जब भी हमने हिजाब शुरू किया, जब तक हमने हिजाब नहीं किया था, कोई अगर आकर बात करता था हमसे हिजाब करो तो हमें बड़ा बुरा लगता था, नहीं लगता था, ये क्या हमको सिखाने आ गए, स्पेशली अगर कोई जूनियर है ऐसा वैसा। लेकिन द डे आई स्टार्टेड डूइंग हिजाब, अब तो शामत आ गई मेरे घर वालों की, अब तुमने हिजाब कैसे नहीं किया हो, यानी आज मैंने हिजाब किया, अगले दिन मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया बाहिजाब हो जाए।
आज मैंने नमाज पढ़ना शुरू की, अगले दिन फोन आना शुरू हो जाएंगे, सर मेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, मैं क्या करूं? अरे कल तक तो आप भी नहीं पढ़ रही थी, तो आप भी दीनदार बन गई ना, हो जाएगा, वो भी आ जाएगा रास्ते में किसी न दिन। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? सर वो मेरा बच्चा टाइम पे नहीं उठता नमाज पढ़ने के लिए, मैं क्या करूं? परेशान, ऐसे जैसे आसमान ज़मीन पर आ गया है, ज़मीन आसमान पे चली गई। मेरा बच्चा नमाज को इंपॉर्टेंस नहीं देता। ओके कोई बात नहीं, कल तक तुमने भी नहीं दी थी, आज दे रही हो ना। बट हमें वो टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। बेसिकली जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि इल्म दीन हासिल करने के बाद वही बात जो एक्चुअली आप लोगों ने कही, तकरीबन 90% लोगों ने आंसर, 95% लोगों ने मुझे आंसर किया जो आप लोगों ने किया आंसर, एंड आई एम अगेन हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट योर आंसर। क्या आप लोगों ने कहा कि हम इल्म दीन हासिल करने आए अपनी इस्लाह करने के लिए, तो प्लीज़ अपनी इस्लाह कीजिए, दूसरों की इस्लाह पहले मरहले में आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऑफ कोर्स है, जाहिर सी बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू एनहांस योर सेल्फ, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। आप सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। और देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें हैं जो अब हमको बड़ा संभल के रहना है। मैं एक चार्ट सा बनाना चाह रहा हूं आपके सामने। अगर आप लोग नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा यहां पर भी आ सकते हैं, इधर भी जगह, यहां पर भी बैठ सकते हैं। बड़े हसास मरहले पर लेकर आ रहा हूं, बड़े हसास मरहले पर, और मुझे उम्मीद है कि शॉकिंग नहीं होगा आप लोगों के लिए। ये आप ऐसे जो टीचर्स नजर आते हैं उनके लिए काम की बात कि टीचिंग टूल्स के अंदर एक टूल ये भी है, दिस कॉल्ड बॉक्सोलॉजी, जिसमें आप किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन, और उन दो ही का कंपैरिजन है तो आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये काम आता है। मैं एक आध एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको टीचिंग वगैरह में कहीं काम आए। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। इल्म अमल, इल्म अमल, इल्म अमल, इल्म अमल। मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा दरमियान में, तो आपने आंसर भी करना है उसका। देखिए हमारे पास 4 ग्रुप्स पॉसिबल हैं। ग्रुप नंबर 1 वो है जिनके पास इल्म भी है, अमल भी है। ग्रुप नंबर 4 वो है जिनके पास इल्म भी नहीं है, अमल भी नहीं है। ग्रुप नंबर 2 और 3 खुतबा को समझ में आ गए? सिंपल है। ग्रुप नंबर 2 वो है जहां इल्म है, और ग्रुप नंबर 3 इल्म नहीं है लेकिन अमल है। हाँ, वो जो आमिल बैठ जाते हैं, वो जो जाहिल मेंबरों में बैठ जाते हैं, वो इल्म के बगैर अमल होता है ना। वो जो कसाई बैठ जाते हैं डॉक्टर की सीट पर, वो जिसको आप अपना कपड़ा सीने के लिए देते हैं उसको कपड़ा सीने के लिए नहीं आता है, दर्जी बन जाता है बगैर कपड़े सीने, ये इल्म के बगैर अमल करने वाले लोग होते हैं। दैट्स नॉट इल्म, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। हम इस पे बात करें, ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ही ग्रुप्स हैं। हम इल्म दीन स्पेशली के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा उस पर फैलना नहीं चाह रहे हैं वरना बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। इल्म दीन के हवाले से भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। आपने पूछा ना कि वो कौन लोग होते हैं जो बग़ैर इल्म के अमल करते हैं। आप किसी भी रमज़ान के महीने में टीवी चैनल को खोल लीजिए तो आपको वाला ग्रुप बड़ा ज़बरदस्त काम करता हुआ नज़र आएगा, जिनके पास कोई इल्म नहीं है और वो ऐसे अमल करने के लिए बैठे हुए हैं। वो ऐसे बात करते हैं दीन के बारे में जैसे अभी 5 मिनट पहले जिब्रील साहब से मिल के आए, और जितनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास है उतनी शायद अल्लाह के रसूल के पास भी नहीं होगी। वो ऐसे बात कर रहे होते हैं, ना खुद का हिजाब होता है, ना दाढ़ी होती है, ना पता नहीं क्या, और वो
ऐसा जो है ज़बरदस्त तरीके से दीन बेच रहे होते हैं कि वाओ। तो एनीवेज यू कैन फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स। आपकी बात शायद अधूरी रह जाएगी, आप बोले आप क्या बोलना चाह रही थी? हाँ 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 तो इस तरह भी अमल कुछ लोग करते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं ये सही कर रहा हूं, लेकिन अगर उसको इल्म से आरास्ता करेंगे तो बेहतरीन अंदाज में। ओके, गुड, थैंक यू, राइट। ये 4 ग्रुप बन गए हमारे पास। एक ग्रुप वो है जिनके पास इल्म भी है, अमल भी है। एक वो है जिसके पास इल्म है जो अमल नहीं करते हैं। एक वो जिनके पास अमल है, अमल कर रहे हैं, इल्म नहीं है। एक वो है जिनके पास ना इल्म है ना अमल है। नाउ माई 2 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर क्विकली विदाउट स्पीकिंग, बोलना नहीं है, ठीक है? लिखना है अपने पास, जो आपके पास कागज़ है उस पर लिख लें, और उस पर कोई नंबर वंबर नहीं मिलने वाले, कोई पास फेल नहीं होने वाला, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होने वाला, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनमें से बेहतरीन ग्रुप कौन सा है? बोलना नहीं है। ग्रुप नंबर कौन सा है बेस्ट? लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा सबने? नंबर 1 इज द बेस्ट। ओके, दूसरा सवाल, इसका भी जवाब आपको लिखना है, बोलना नहीं है। सबसे बदतरीन ग्रुप कौन सा है? द वर्स्ट। क्विक, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, लिखें। लिख लिया सबने? अब पेन छोड़ दें। सबने लिख लिया अपना आंसर? सबने लिख लिया? अब जो है वही बताइएगा मुझे, कितनों ने लिखा नंबर 4? गुड। कितनों ने लिखा नंबर 2? गुड। कितना बोले 2 कितने वाले? 1 2 3 4। कितनों ने लिखा नंबर 3? 1। किसी ने लिखा? एक बात तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए इतनी सी देर के अंदर कि जरूरी नहीं है कि एक क्लास में बैठने वाले सब एक तरह से सोचें। अंदाजा हुआ आपको कि नहीं हुआ अंदाजा? पता नहीं हम क्यों चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान हमारी तरह से ही सोचे। Once again, this is one of the mistakes. We want all to think the way we are thinking. माँ चाहती है कि बच्चा उसी तरह से सोचे जिस तरह मैं सोच रही हूँ। शौहर चाहता है बीवी उसी तरह से सोचे जिस तरह मैं सोच रहा हूँ। बीवी चाहती है शौहर उसी तरह से सोचे जैसे मैं सोच रही हूँ। बच्चे चाहते हैं माँ बाप उसी तरह से सोचें जैसे हम सोच रहे हैं। हम सब अपनी सोच एक दूसरे पर मुसल्लत करना चाहते हैं, हावी करना चाहते हैं। बाबा बीवी को सोचने दो बीवी की तरह, प्लीज शौहर को सोचने दो बेचारे को शौहर की तरह। प्लीज अपने बच्चों को सोचने दो उनकी तरह, और अगर तुम्हारे वालिदैन कुछ और सोच रहे हैं तो उन्हें सोचने दो अपनी मर्जी से। अपनी सोच किसी पर ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश मत करो, बिकॉज हर शख्स खुद समझ रहा होता है कि मैं किस मंजिल से गुजर रहा हूं। मैं इस वक्त जनाब अली बिला वजह आप जितने अफराद यहां पर बैठे हैं उनमें कुछ पर उंगली उठा दूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें दीन की तालीम की कोई तुम्हें इज्जत महसूस नहीं होती कि तुम बड़े मजे से टेक लगा के बैठी हो और मैं चंद अफराद को शर्मिंदा कर दूं बिला वजह? क्या मुझे है इख्तियार इस चीज़ का कि कोई सिर्फ टेक लगा कर बैठा है या कोई कुर्सी पर बैठा है उसको बोल दो कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई तहजीब नहीं तुम्हारे पास? मुझे क्या पता कि वो आदमी कितना तकलीफ़ में है, और अगर वो टेक लगा कर नहीं बैठेगा या कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। एवरीबडी नोज। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये सब चीज़ें हमारी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और इस मदरसे में आने के बाद पहली मंजिल में से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। देखिए जनाब लुकमान की एक स्टोरी मशहूर है, और मशहूर नहीं है तो हम जैसे लोग मशहूर कर रहे हैं उसको। वो क्या स्टोरी है कि एक दिन अपने बच्चे को लेकर निकले और उसको एक लेसन देना था। तो सवारी का जानवर था उनके पास, अब गधा था या घोड़ा था, वटेवर, गधा के बारे में कहा जाता है, इट्स डोंकी, एंड लेके निकले और जो है वो कहा कि बेटा मैं बैठ जाता हूँ तुम पैदल चलो। बैठ गए। सुना हुआ आपने सबने स्टोरी वाली? कौन इसे नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? एक दो ने, चलो इनको सुना देते हैं। बैठे लुकमान बैठ गए, बेटा चलने लगा। चले तो लोगों ने कमेंट्स किया कि देखो यार कैसे जालिम बाप है, इसको रहम नहीं आता, अपने बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद मजे से बैठा हुआ है, ऐशी कर रहा है। जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा बेटा तुमने सुना? कहने लगा हाँ पापा सुना। दिस वाज ऑप्शन नंबर
1। क्या ये ऑप्शन तो फेल हो गया, लोग इसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे इस ऑप्शन से। एक काम करते, तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। जनाब लुकमान पैदल चलने लगे, बेटे को बिठा दिया। जब चले फिर कुछ लोग नजर आए, उनका कि यार देखो कैसा जालिम बेटा है, खुद जवान हट्टा कट्टा मदद चल रहा है, बाप को जो चला रहा है पैदल, उसको शर्म तमीज़ नहीं आती। ओके, ऑप्शन 2 ऑल्सो फेल्ड। ना ऑप्शन 1 काम किया ना ऑप्शन 2 काम किया। ओके, गो टू ऑप्शन नंबर 3। हम दोनों बैठ जाते हैं। लुकमान भी बैठ गए, पीछे बच्चे को बिठा दिया, अब जा रहे। फिर लोगों की नज़र पड़ी, कहने के देखो यार कैसे जालिम बाप बेटा है, बेज़बान जानवर पर रहम नहीं खाते हैं। शर्म नहीं आती कि जो है वो एक एक करके बैठ जाएं, दोनों एक साथ जो है बैठ गए और उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। वो जो एनिमल राइट्स वाले होते हैं ना, तो उनका भी ऑप्शन 3 ये भी फेल हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ अकेले लुकमान बैठे, वो भी समझ में नहीं आया, अकेला बेटा बैठा वो भी समझ में नहीं आया, दोनों बैठे समझ में नहीं आया, तो चलो दोनों उतर जाते हैं। दोनों पैदल चलने लगे। फिर लोगों ने देखा, फिर कमेंट किया, कैसे बेवकूफ़ हैं, हमारे पास तो सवारी नहीं है इसलिए पैदल चल रहे हैं, इनके पास है फिर भी पैदल चल रहे हैं। 4 ऑप्शंस, चारों फेल हो गए फेल। नाउ आई आस्क यू अगेन, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर दिस 4? नंबर 1 लिखें, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? 1 2 3 4। सिर्फ बाप नंबर 1, सिर्फ बेटा नंबर 2, दोनों नंबर 3, कोई भी नहीं नंबर 4। व्हाट इज बेस्ट? देखिए कोई मसला नहीं, कोई पास फेल नहीं होना, कोई जिंदा मुर्दाबाद नहीं होना इसके अंदर। वी आर जस्ट हेयर टू एनहांस अवर लर्निंग, दैट्स इट। लिख लिया सबने? छोड़ दे पेन। कितने नंबर 1 लिखा? कुछ। कितने नंबर 2 लिखा? नन। लिखा नंबर 2? वाह गुड। कितने नंबर 3 लिखा? दोनों बैठे, गुड। कितने नंबर 4 लिखा? वाह, उन्होंने नंबर 4 भी लिखा। अगेन आपको अंदाजा हुआ कि जरूरी नहीं सब एक तरह से सोचें, है ना। इसमें तय है कि सबने दयानतदारी से अपना आंसर दिया। लेकिन मैं मुतमईन हूं कि जब मैं आप सबसे पूछूंगा कि 1 वालों ने 1 क्यों लिखा, तो वो स्टार्ट में एक अगर लगाएंगे फिर जवाब देंगे। मैं पूछूंगा नंबर 2 क्यों लिखा, तब भी वो स्टार्ट में एक अगर लगाएंगे फिर जवाब देंगे। जब मैं पूछूंगा नंबर 3 क्यों लिखा, तो वो भी एक अगर लगाएंगे और जवाब देंगे। और अगर नंबर 4 पूछूंगा उस क्यों लिखा, तो उनके पास भी एक अगर होगा और वो अगर उस नंबर 4 को जस्टिफाई करेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं, जो आप लोगों की बातें थोड़ा सा शायद ज़्यादा बेहतर क्लियर अल्फाज में बात आ जाएगी कि भाई बात यह है कि देखो अगर जो है वो अगर देखिए स्टार्ट हुआ ना, अगर बाप थका हुआ है, बूढ़ा है, कमज़ोर है, बच्चा अटा कटा है, सेहतमंद है, चल पा रहा है, तो फिर बेहतर ये कि बाप बैठे, बेटा पैदल चले। इस अगर ने नंबर 1 को जस्टिफाई किया। लेकिन फ़र्ज़ करें जनाब अली कि बाप और बेटा दोनों मजदूरी पे गए थे और अब वापस आ रहे थे, और मजदूरी बेटे को मिल गई थी, बाप को नहीं मिली थी। तो 8 घंटे के लिए बाप आराम से सोता रहा, बेटा 8 घंटा मजदूरी करता रहा, और अब वापस लौटकर घर की तरफ आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर किसको बैठना चाहिए? तो दिस अगर जस्टिफाइज नंबर 2 कि भाई वो अगर ऐसा ख़तरनाक है कि बच्चे ने 8 घंटे 10 घंटे काम किया है, बाप ने 8 घंटे आराम किया है, तो बेहतर ये कि बेटा बैठे और जो है वो बाप पैदल चले। एक तीसरा अगर भी है कि मजदूरी भी तो तीनों गए थे, बेटा भी, बाप भी और जानवर भी। इत्तेफाकन जानवर को मजदूरी नहीं मिली। गधे का काम होता है सामान इधर से उधर करना, इत्तेफाकन किसी ने गधा हायर नहीं किया, कहा साहब इस जानवर की ज़रूरत नहीं, आज बंदों की ज़रूरत है। बाप और बेटा दोनों काम पे लग गए। वो गधा मज़े से आराम से चढ़ता रहा, खाता रहा, पीता रहा, आराम करता रहा, उसे पूरा दिन कुछ नहीं करना था। बाप और बेटे दोनों ने ज़बरदस्त मेहनत की है। तो अब क्या बेहतर है? दोनों बैठ जाए। कौन सा जानवर मर जाने वाला है? खुदा ने उसको दी ताकत दी कि दोनों बिठा सकता है, पूरा दिन उसने कुछ काम नहीं किया, ये काम कर ले। और चौथा अगर भी है, और वो एक कि काम पर तीनों गए थे, गधे को काम मिल गया, बाप बेटे को नहीं मिला कि साहब आज जो है वो इंसान का काम नहीं है, आज जो है वो हमें ये वाला काम करवाना है, जो मसलन ऊंची नीची पहाड़ियों पे जाना है तो जानवर काम कर सकता है, तो आप गधे को दे दें किराए पर हमें 10 घंटे के लिए।
तो 10 घंटे उन्होंने काम वालों ने गधे से ज़बरदस्त मजदूरी करवाई है। तो अब बेहतर ये है कि ना बेटा बैठे ना बाप बैठे, दोनों पैदल चलें, कहीं ऐसा ना हो कि अब मज़ीद गधे से काम नहीं तो वो गिरकर मर जाए। तो हम सिर्फ इतना देख रहे होते हैं कि बाप बैठा हुआ है, हमें वो सारा अगर नहीं पता होता पिछला। हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि बेटा बैठा हुआ है, हमें वो पीछे नहीं पता होता। हमें ये नजर आ रहा होता है कि दोनों बैठे हुए हैं, तो हम उस पर फैसला करना शुरू कर देते हैं जो हमें नजर आ रहा होता है। लेकिन हर अमल के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो इट्स बेटर वी कीप क्वाइट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन एंड देन वी स्टार्ट टेलिंग समवन कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। Who are we? हमें किसने याद दिया कि हम आंख बंद करके जो है वो दूसरा पर उंगली उठा दें कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। हमें आसानी के साथ ये इख्तियार नहीं मिल जाता है। खैर, बात कहीं से कहीं निकल गई। तो अगेन अब आ जाते हैं, व्हाट इज द बेस्ट ग्रुप इन दीज 4? यू सेड 1 यूनानिमसली। किसी ने कुछ और लिखा था? द बेस्ट इज नंबर 1। लेकिन अच्छा, मैं उस लुकमान वाली स्टोरी में एक बात और मुकम्मल कर दूं जो मुझे असल में बात मुकम्मल करनी है कि इफ आई आस्क कि व्हाट इज द बेस्ट आउट ऑफ दीज 4, सिर्फ बाप सिर्फ बेटा दोनों और दोनों नहीं, तो आपको समझ में आ गया कि देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर। कोई भी आंसर 100% सही नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट इन अमंग दिस 4। कोई एक है जो बेस्ट है, ऑलवेज वन बेस्ट इज अवेलेबल। जो फर्द उस सर्कमस्टांसिस में है वो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज बेस्ट। वो मैं और आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो अग्री टू डिसएग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, अब बात कहीं और निकल जाएगी, मैं उसमें जानना नहीं चाह रहा। अब आ जाते हैं यहां पर कि 4 ऑप्शन हैं इल्म और अमल के हवाले से। तो हमने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट, आप सबने कहा कि नंबर 1। मैंने कहा व्हाट इज द वर्स्ट, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4। अक्सर लोगों ने 4 कहा था। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि इन सारी बातों को सुनने के बाद अब आप अपने चाहें तो आंसर को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द वर्स्ट, जिन्होंने 2 लिखा था अगर वो कुछ और लिखना चाहते हैं, मसलन 3 या 4 तो लिख सकते हैं। जिन्होंने 3 लिखा था वो भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और जिन्होंने 4 लिखा था वो भी अगर चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं। प्लीज नोट डाउन अगेन व्हाट इज योर आंसर, कि इन चारों में सबसे बदतरीन ग्रुप कौन सा है। मत बोलें प्लीज, लिखें। कोई जिद्दा मुर्दाबाद नहीं होने वाला प्लीज, कोई नंबर नहीं मिलने वाले, पास फेल नहीं होने वाला, जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग लिख दें। कितनों ने सेम रहने दिया अपना जवाब? 1 2 3 4 5, बस बाकी सबने चेंज किया। अब बताइए कितनों ने 2 लिखा है? काफी लोग हो गए। कितनों ने 3 लिखा है? एक फर्द बस। किसी ने 3 नहीं लिखा हुआ? क्या पता ये सबसे सही आंसर हो। अच्छा 4, गुड, अभी भी 4 वाले हैं। हाँ, ये आदमी वो है जो डॉक्टर है, दूसरों को दवाई भी दे रहा है। यह आदमी है जो डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं दे रहा। ये डॉक्टर है लेकिन दवाई नहीं दे रहा। ये डॉक्टर नहीं है फिर दवाई दे रहा है। सबसे अच्छा कौन है? 1। सबसे बुरा कौन है? सिर्फ एक ने लिखा था। सबसे बुरा 4 नहीं है, 4 भी सबसे अच्छा है, इसलिए कि डॉक्टर भी नहीं, दवाई भी नहीं दे रहा। 2 भी नुकसान पहुंचा रहा है दवाई ना देकर। 2 बेहद नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन 3 थोड़ा बेहतर है। 3 उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। 2 बीमार को सेहत नहीं दे रहा, 3 बीमार को मौत दे रहा है। समझ में आया कुछ? 2 बीमार को सेहत नहीं दे रहा लेकिन उसकी जिंदगी नहीं छीन रहा।
3 क्या कर रहा है? सर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ज्यादा है। नो डाउट, हम इस सिचुएशन को फ्रीज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, ये तो एक एंगल है, लेकिन फिर भी 3 कोशिश तो कर रहे हैं ना सर, बेहतरी की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गलत भी कर सकते हैं। सर ये तो एक जाविया है, निगाह है ना। वो तो मौत की दिहाड़ी भी लेके जा रहे हैं ना, दवा दे भी रहे हैं तो मौत भी दे रहे हैं। समझाना ये है कि मैं मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेता हूं मैं गाली में दीन हूं, फर्ज कर लेता हूं, ऐसा नहीं फर्ज करने में गाली में दीन हूं, मैं घर बंद करके बैठ जाऊं, किसी को बात नहीं करूं, कितना नुकसान है? मेरे इल्म से लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा। एक आदमी साहिब इल्म नहीं मेंबर पाके बैठ जाता, 2 नुकसान दे हुआ 3। आर यू गेटिंग? हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? फ्री बनने की कोशिश करते हैं सब, बल्कि फैला हुआ है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वायरस। अच्छा, हमारा इस वक्त का टाइम मुकम्मल हुआ, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि वैसे तो आपने गपशप करनी थी, अगर न भी कहता मैं आप लोगों को, इसलिए कि ख़वातीन चुपचाप बैठ तो सकती नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें, हम आके इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं यहीं से। एक बार सलवात पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। जी जनाब, किसी नतीजे पहुँचे? कुछ बात हुई, कुछ सोचा इस हवाले से, कुछ और कौन अच्छा है कौन बुरा है? मैं अभी इत्तफ़ाक़न बाहर भी यही डिस्कस कर रहा था, 1-2 जुमले मैं आपके साथ मज़ीद शेयर कर लेता हूँ। जनाब लुक़मान की स्टोरी को हम डिस्कस कर रहे थे बाहर, तो अगेन मैंने जुमला कहा और वो जुमला जो यहाँ पर नहीं आया था, मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके सामने वो जुमला आ जाए। और वो ये कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, बेस्ट हमेशा हिडन होता है। नंबर 1 बात, और सबसे अहम बात जो आपको जहन में रखनी है कि अगर आप इस बात के लिए तो खैर ज़हनी तौर पर तैयार रहें, जो असल बात है कि आप करें कुछ भी, उंगली तो उठनी है। आप कोई भी काम ये सोचकर करेंगे कि उंगली नहीं उठनी, हो तो भूल जाए, सॉरी, उंगली तो उठनी है। आप मदरसे में आएंगे तो उंगली उठेगी, नहीं आएंगे तो उठेगी। मिसाल के तौर पर लाल पहन के आएंगे तो उठेगी, नहीं पहन के आएंगे तो उठेगी, और काला पहनेंगे तो उठेगी, और नहीं पहनेंगे तो उंगली तो उठनी है। तो अगर आप लोगों के कहने पर डिसाइड करते रहेंगे ना कि यार ये पसंद नहीं आ रहा तो ये कर लो, और ये पसंद नहीं आया तो वो कर लो, और ये पसंद नहीं आया तो ये कर लो, तो ये तय है कि आप बेस्ट को मिस कर जाएंगे। Only you know what is the best for you. So think properly, think seriously, decide once and stand for that. बात आ जाते हैं दोबारा। The best is group number 1, no doubt about it. The worst is not the 4th, no doubt about it. But still the debate is between 2 and 3. कि सबसे बुरा ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 या ग्रुप नंबर 3। तो इतना तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ग्रुप नंबर 4 इज नॉट द वर्स्ट। बदतरीन ग्रुप वो नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा रहम का मुस्तहिक वो है। कुछ भी नहीं गरीब के पास। हाँ, खैर, तो या ग्रुप नंबर 2 या ग्रुप नंबर 3, जो बातें मैंने पहले की थी उससे आपको लगा होगा कि ग्रुप नंबर 3 इज द वर्स्ट। ऐसे ही लगा था आपको मेरी बातों से? जो मैंने एग्जांपल्स दी थी कि साहब एक डॉक्टर है जो इलाज नहीं कर रहा, और एक डॉक्टर नहीं है, कसाई, और वो इलाज कर रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, नीम हकीम। सर आजकल तो मेडिकल शो वाले भी सब कुछ बता देते हैं। ठीक है ना? ओके, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिबेट आखिर तक चलती रहेगी,
अब मैं यहाँ पर आकर आपके साथ मौला कायनात की एक हदीस शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल हदीस ऑफ मौला कायनात। और इस और शायद मौला कोई ज़ेब देता है इस बुलंदी की बात करना, हम ज़ेब भी नहीं देता, वही कर सकते हैं। इमाम फरमाते हैं कसम ज़हरी, व्हाट ही सेड, कसम ज़हरी, अरबी तो आपको आती है। नंबर 1, आलिमुन मुतहत्तिकुन, oh my god, it's a permanent marker। ये किसे रखा था यहाँ पर? डस्टर तो है लेकिन ये मार्कर परमानेंट है। ठीक है, वो तो बाद में हो जाएगा, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ मज़ीद कंटिन्यू नहीं करूँ, जब समझ में आ गया तो। आलिमुन मुतहत्तिकुन, नंबर 2, जाहिलुन मुतनस्सिकुन, जाहिलुन मुतनस्सिकुन, मीम ते नून सीन कव्वे वाली काफ, मुतहत्तिक वाली काफ। आलिमुन मुतहत्तिक व जाहिलुन मुतनस्सिक। कसम ज़ाहिरी का तर्जुमा क्या है? कसमा यानी तोड़ डाला, जितना चूर कर डाला। ज़ाहरी मेरी बैक को, मेरी पुश्त को, मेरी कमर तोड़ दी। मौला कायनात 2 ग्रुप्स के बारे में फरमाते हैं कि इन 2 ग्रुप्स ने मेरी कमर तोड़ दी। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। सो लड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों सबसे बुरे, और दोनों को मौला एक अवार्ड दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं कि तुम 2 ग्रुप वो जिन्होंने मेरी कमर तोड़ दी। एक वो आलिम जो अपने इल्म पर अमल नहीं करता, यानी मुतहत्तिक का जो तर्जुमा है वो अगर बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये तर्जुमा बनता है कि वो आलिम जो अपने इल्म की बेहुरमती करता है, यानी जो अमल नहीं करता वो इमाम अली की निगाहों में ऐसा है जैसे अपने इल्म की बेहुरमती कर रहा है। ठीक है, आलिमुन मुतहत्तिक व जाहिलुन मुतनस्सिक। एक वो जाहिल जो इल्म नहीं लेकिन अमल करना शुरू कर देता है, दीनदार बन जाता है। इमाम फरमाते हैं इसने भी मेरी कमर तोड़ दी। आप लोग लगता है बात मुकम्मल हो गई? मुतनस्सिक, जाहिलुन मुतनस्सिक। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमको बात यहाँ से आगे बढ़ानी है जो इस दूसरे मरहले का आगाज़ है, दूसरे लेक्चर का या लेक्चर के सेकंड पार्ट का आगाज़ है। व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव? ये लाइट दोबारा आ जाएगी मेरे ख्याल में ना? ठीक है, अब आपको नज़र तो आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव? आपको क्या लगता है हमारे पास इन 4 ग्रुप्स में से कितने ऑप्शंस हैं? हम कौन कौन से ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं या किस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, या अगर ध्यानदारी से पूछें तो हम कौन से ग्रुप का हिस्सा हैं इस वक्त? देखिए देखिए देखिए, लिसन 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 लिसन, ऐसे जज्बात भी नहीं है, जज्बात।
देखिए हम यहां पर आ गए ना, इसका मतलब हम 4 में तो नहीं, ये तो तय। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द 4th ग्रुप। देखिए बड़ा खतरनाक सवाल है ना ये। और मैंने कहा ना, कुछ स्टार्ट में मैंने कहा था कि मुझे डर लगता है कि आया पहले क्लास में इतना मुश्किल डोज देना है कि नहीं देना, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो लेट हो जाते हैं बाज़ औक़ात। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट्स विथ यू। या हम ग्रुप नंबर 4 में तो नहीं, डेफिनेटली, तो या हम ग्रुप नंबर 1 में है, या 2 में है, या 3 में है। मत डिसाइड करें, लेट मी स्पीक इट आउट। या हम 1 में, या 2 में, या 3 में। हम मदरसे वाले लोग, हाँ अच्छा, इसके अंदर बड़ी वेरिएशंस हैं, मुझे अंदाज़ा है। मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सादा लेवल से निकाल के ले जाऊँ आपको। सिर्फ एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इसको इतना कोशिश कर रहा हूँ कि सादा से अल्फाज में आ जाए। देखिए हम वो लोग हैं जो इल्म की वादियों में तो आ गए, हम इल्म की वादियों में तो आ गए। अब हम भाग के जा तो नहीं सकते यहां से कहीं, खुदा करे कि हम यहां से भाग के ना जाएं, ठीक है। तो द थिंग इज कि हमारे पास जो है ना, बेसिकली हम इस ग्रुप में आ गए कि जहां पर इल्म क्या है, मौजूद है। लिहाजा मैं इस ग्रुप में तो नहीं हूं। तो मैं नंबर 3 का हिस्सा भी नहीं हूं, नंबर 4 का हिस्सा भी नहीं हूं। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या मैं बेहतरीन बन जाऊं या मैं बदतरीन बन जाऊं। तकल्लुफ़ात अपनी जगह। मुझे ज़िंदगी में कभी भी मुंह से ये नहीं कहना कि मैं बदतरीन हूं, सॉरी बेहतरीन हूं, लेकिन आई हैव टू स्ट्रगल फॉर द बेस्ट। इसलिए कि अगर मैं वो नहीं बन सका तो मैं क्या हूं फिर? मैं वर्स्ट हूं, आई एम द वर्स्ट। और एक जुमला बड़ा मशहूर है, द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट not because of the violence of the bad people but because of the silence of the good people। दुनिया ने बहुत मुश्किलात झेली हैं, बुरे लोगों की बुराई की वजह से इतना नहीं जितना अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। ग्रुप नंबर 3 की वजह से इतना नहीं जितना ग्रुप नंबर 2 की वजह से। कुछ समझ में आ रहा है? तो यूं समझ लीजिए कि आपने वो जो अभी अब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था। वो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, हमने पहला स्टेप उठा लिया, लेकिन अगर उसका दूसरा स्टेप नहीं उठाया तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या मैं दूसरा स्टेप उठा लूं या ना उठाऊं। मैं यहां तो नहीं हूं, अब मैं चाहूं भी तो यहां नहीं आ सकता हूं। क्यों नहीं आ सकता पता है? इसलिए पहले उठा चुका हूं। तो अगर मैं पीछे भी जाऊंगा तो वो दूसरा स्टेप भी माना जाएगा। मैं 0 पर नहीं आऊंगा। मेरा ख्याल है कि मैं 0 पर हूं, खड़ा 0 पर हूं, लेकिन एक्चुअली मैं दूसरा स्टेप उठा के 0 पर खड़ा हूं। समझ में आ रही बात? खुदा मुझसे कहेगा कि तुझे मैंने दिखा दिया था, अब तो नंबर 3 और 4 में नहीं है, अब तो नंबर 2 में है। क्लियर है बात? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो ये बड़ा खतरनाक है। और अब जो हमारे सफर का आगाज हो रहा है वो इस सफर का आगाज हो रहा है। इस सफर का आगाज हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जब अमल की बारी आती है तो एक मिस्टेक हम बड़ी जबरदस्त करते हैं।
वो मिस्टेक भी बड़ी सिंबॉलिक किस्म की है। मैं चाह रहा हूँ कि उस मिस्टेक पर भी आप तवज्जो दीजिएगा। एक किस्सा है, बहुत सुना है मैंने, आप लोगों को भी सुना देता हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे वो किस्सा सुना हुआ है। एक बादशाह था, उसको ख्याल आया कि एक ऐसी झील बनाई जाए, एक ऐसा तालाब बनाया जाए, एक ऐसा हौज़ बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन दूध का हो। अब जाहिर सी बात है कि झील या तालाब या हौज़ बड़ा सा होगा तो उसके लिए बहुत कसीर मिक़दार में दूध चाहिए, और दूध एक ऐसी चीज़ है जो पेरिशेबल है, जल्दी से ख़राब हो जाता है। अब बादशाह सलामत ने सोच लिया तो सोच लिया, उन्हें तो करना है। सारे वज़रा सर जोड़ के बैठे और आखिर में एक मशवरा सामने आया कि भाई एक ही तरीक़ा है इस तरह की तालाब बनाने का, और वो ये कि हम एक जगह मखसूस कर दें और अनाउंसमेंट कर दें कि साहब ये जगह मखसूस होने के बाद, ये जगह जो तालाब वाली जगह है, इसमें जनाब अली फ़लाँ मखसूस दिन जो है वो शहर का हर शख्स आए और एक जग इसके अंदर दूध का डाल के चला जाए। तो चूँकि शहर में जो है वो 2-3 लाख लोग रहते हैं, तो जब 2-3 लाख लोग आकर में डालेंगे दूध एक एक जग सब, तो हर एक के लिए मैनेजेबल भी होगा, इसलिए कि हर एक को सिर्फ एक जग लेकर आना है, और एक पूरा हमारे पास छोटा मोटा हाउस भी बन जाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि एक दिन में इतना सारा दूध लाया जा सके और हाउस बनाया जा सके। ठीक है, कल सुबह सवेरे बादशाह सलामत आके इफ्तिताह करेंगे, लिहाजा शाम को जो है वो सूरज डूबने के बाद, ताकि दूध जल्दी से ख़राब ना हो, सूरज डूबने के बाद लोग आएंगे, दूध डालेंगे, चले जाएंगे। सुबह बादशाह सलामत इस झील का या इस तालाब का या इस हाउस का इफ्तिताह करेंगे। सारी रात लोग आते रहे, अंधेरे में दूध डालते रहे। अगली सुबह बादशाह सलामत आए अपने पूरे लाल लश्कर समेत, वज़रा आज़म समेत, सबके समेत। जब झील का इफ्तिताह करने के लिए पहुँचे तो एक अजीब मंजर देखा कि झील में सारा का सारा पानी है। देयर इज़ नो सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क इनसाइड इट। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट्स द रीज़न? पानी था मुकम्मल, दूध था ही नहीं। क्या राज है इसका? क्या जवाब है इसका? क्यों ऐसा हुआ? एहसन, हर एक ने ये सोचा कि सब तो दूध डालने वाले हैं, मैं एक जग पानी का डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे माशरे का हाल ये है, हम सब ये सोचते हैं कि सब तो अमल करेंगे, एक मैं अमल नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। हम चाहते हैं हर एक अमल करे, बस मुझे छुट्टी मिल जाए। हुसैन इब्न अली कहते हैं कि कोई अमल ना करे, मैं तो करूंगा। जब बात हुसैनी बनने की आती है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि लोग अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब बात हुसैनी बनने की आती है तो ये देखा जाता है कि मैं अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वरना लश्कर हाय करबला में, मैदान करबला में कितने लोग थे जो अमल नहीं कर रहे थे, कितने लोग जो कर रहे थे। अमल करने वालों की तादाद बहुत कम थी, बहुत कम थी। ना करने वालों की तादाद कितनी, यानी अमल करने वालों की तादाद 2 फिगर्स में 72। मैं फिलहाल शोहदा की बात कर रहा हूँ, वरना खवातीन को मिला के ज़्यादा हो जाएंगे, या 3 फिगर्स में चलें। और ना करने वालों की तादाद मिनिमम 5 फिगर्स में। अगर लाखों तक हम ना भी जाएं तो हज़ारों की तादाद में, 60,000, 70,000, 80,000, पता नहीं 30,000, मुख्तलिफ रिवायतें। हुसैन ये नहीं देखते कौन अमल कर रहा है नहीं कर रहा, हुसैन ये देखते मैं अमल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो मैं समझाने से भी चाह रहा हूँ कि जिस जगह आपने दाखिला लिया है ना, अगेन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आई अप्रिशिएट, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझें। आपने पहला कदम उठा लिया है, नाउ यू आर एट द वेरी डिफिकल्ट फेज नाउ। लेकिन वो डिफिकल्ट फेज इतना डिफिकल्ट भी नहीं, बड़ा आसान है। क्या करना है? अगर मैं कहता कि तुम पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम को मुसलमान बनाओ तो बड़ा मुश्किल था या आसान था?
मैं तो कह रहा हूं अपने आप को मुसलमान बना लो। एक आदमी को बनाना है, सिर्फ दुनिया में एक इंसान को मुसलमान बनाना है आपने। किसको? किसी को नहीं, अपने आप को, जिस पर तुम्हारा सबसे ज्यादा इख्तियार चलता है। आप चाहे कुछ भी समझें, आपका इख्तियार सबसे ज्यादा किस पर चलता है? अपने आप पर। बाकी किसी में इतना इख्तियार नहीं चलता। हर आदमी कहीं ना कहीं आगे जो है वो धोखा दे जाएगा, चाहे सगा बाप हो, सगी अम्मा हो, शौहर हो, भाई हो, बेटा हो, कहीं ना कहीं आगे पलट जाएगा। जिस पर आपका सबसे ज्यादा इख्तियार चलता है वो कौन है? आपका अपना वजूद मुक़द्दस। और यही वो बात है जो इमाम ख़ुमैनी ने भी कही थी एक ज़माने में। बड़ा मशहूर इमाम ख़ुमैनी का जुमला, कहा था कि इस्लाम को अपने 6 फीट बदन पे नाफिज करो, पूरी दुनिया में खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। हमसे और आपसे जो मांगा गया है ना, वो ये मांगा गया कि यार अपने आप को बना लो, दैट्स इट, एनफ। ये एनफ नहीं है। मसला है कि अगर हमने अपने आप को इंसान बना लिया, अपने आप को मुसलमान बना लिया, तो दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री। दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री। आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम अपने आप को वैसा बनाने में कामयाब हो गए जैसा खुदा चाहता है, इमाम चाहते हैं, अहले बैत अतार चाहते हैं, तो हम क्या बन जाएंगे। आपको अंदाज़ा नहीं है। फिर आप जन्नत की दुआएं नहीं मांगेंगे, आप बहलोल की तरह सड़क के किनारे बैठ कर जन्नत बेच सकेंगे। यू विल बी एबल टू सेल इट आउट। कितने में? 10 दिरहम में, 5 दिरहम में। बन के तो देखें। बहलोल क्या कोई पैदाइशी बहलोल थे? नो। सलमान क्या पैदाइशी सलमान थे? नो। दे स्ट्रगल्ड अ लॉट, दे डिड इट। उन्होंने सोचा कि हम कर सकते हैं, और उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया, अपने आप को, दुनिया को नहीं। लेकिन ऐसा बना लेता है इंसान अपने आप को कि दुनिया उनकी मिसालें देती है, दुनिया उनसे इंस्पायर होती है, सदियों गुजरने के बाद भी इनका नाम लिया जाता है। आप भी अपने आप को बनाएं, सदियों गुजरने के बाद भी आपका नाम लिया जाएगा। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। एंड वी कैन डू इट। हम में से हर एक के अंदर खुदा ने इतनी सलाहियत रखी है। हम में से खुदा ने हर एक को खुदा ने जो इतना ताकतवर बनाया है। और अगेन मैं आपसे फिर ये बार बार कह रहा हूं कि प्लीज प्लीज ये वाली गलती मत कीजिएगा कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे बाकी सब लोग सोचें, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा बाकी सब लोग करें। आप अपना काम करते जाएं। लोग चाहें ना चाहें, जब एक जगह नूर होता है ना, तो चाहते हैं तो भी उसकी रोशनी से इस्तेफादा करते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी इस्तेफादा करना पड़ता है। यानी रोशनी की खूबसूरती यही है, रोशनी की ब्यूटी यही है। आप अपने आप को इतना नूरानी बना लें, आप अपने आप को इतना खुशबूदार बना लें कि लोग चाहें तब भी आपकी रोशनी से, ना चाहें तब भी उनको रोशनी आती रहे। वो चाहें आपको सूंघना तो भी आप में से खुशबू आए, ना चाहें तो भी खुशबू आती रहे। एक हदीस आपने सुनी होगी, अब मैं एग्जैक्टली चूँकि मुझे वर्ड्स ये याद नहीं आ रहे, लेकिन जो मजमून है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शेख छठे इमाम की खिदमत में कहने लगा, मौला मैं जा रहा हूँ अपने कबीले में तबलीग के लिए। मौला को नसीहत फरमाए, लोगों को इंसान बनाने के लिए जा रहा हूँ, उनको समझाने के लिए जा रहा हूँ कि वो राह रास्त पर आ जाए, ऐसा वैसा कुछ नसीहत फरमाए। इमाम ने क्या कहा पता है? इमाम ने कहा कोशिश करना कि तुम्हें लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए अपनी ज़बान इस्तेमाल ना करनी पड़े। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सलाम नहीं करते अपने बच्चों को, उनको सलाम सिखाना चाहते, सलाम किए बगैर। अजीब बात है। घर में आते बेटा सलाम सलाम बोलो, तो भाई आप बोल दो ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं बाप हूं, घर में गया हूं, तो मैं सलाम बोल दूं, प्रॉब्लम क्या है? मेरे बच्चे ने ये सीखा कि अब्बा आएंगे तो हमें सलाम करना पड़ेगा। अब वो बड़ा हो कि कभी भी ये नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चे को सलाम करें। हालांकि थोड़ी देर पहले जैसे किस्सा में हमने सुना होता है कि जो घर में आया उसने सलाम किया रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशन। बाप आया तो भी उसने सलाम किया, बेटा आया तो उसने सलाम किया, शौहर आया तो उसने सलाम किया।
सारे रिश्ते आ गए ना. एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वाइफ, नॉट इज बिकॉज ऑफ मॉम, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द डॉटर. इट्स अ जनरल रूल ऑफ अहलुल बैत कि जो घर में आएगा वो सलाम करेगा. फिर चाहे अल्लाह के रसूल वो भी सलाम करेंगे, फिर चाहे मौला कायनात शौहर वो भी सलाम करेंगे, फिर चाहे बच्चे वो भी सलाम करेंगे. अच्छा, अजीब बात है, अगले मरहले में अल्लाह के रसूल चादर के नीचे बैठे हैं. अब जो चादर में जाना चाह रहा है वो सलाम कर रहा है. अब सबके सब अल्लाह के रसूल को सलाम कर रहे हैं, इसलिए कि बिकॉज द वन हु इज एंटरिंग शुड गिव द सलाम. मसला ये है कि इट्स नॉट अबाउट सलाम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सलाम, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चर. कि हम ये चाहते हैं कि मैं ना करूं, सब करें, मैं एक अकेला नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा. माई प्रॉब्लम इज दिस, मैं अच्छी भाभी ना बनूं, मैं अच्छी नंद ना बनूं, मैं अच्छी भावज न बनूं, मैं अच्छी अम्मा न बनूं, मैं अच्छी बेटी न बनूं, मैं अच्छी खाला न बनूं, मैं अच्छी सास न बनूं, मैं अच्छी बहू न बनूं, बाकी सब अच्छे हो जाएं. और मैं कह सकूं यार मेरी हरकतें वैसी हैं लेकिन मेरी सास इतनी अच्छी हैं. कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम लोग. समझ में आ रही बात आपको. कुछ सिर्फ सलाम की बात नहीं है, हमारे कल्चर की बात है, हमारे सिस्टम की बात है. और ये अजीब बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग यहां आने के बाद मैं समझता हूं कि हमारी पहली विक्ट्री होनी ये चाहिए कि हम जो है वो खुद इस रास्ते में कदम रखें अमल में. वी स्टार्ट डूइंग व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर टेकिंग, व्हाट वी आर गेनिंग. जो हम सीख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, उस पर हम अमल शुरू कर दें. एंड डू नॉट स्ट्रगल टू टीच अदर्स, प्लीज. सबसे बेहतरीन मुअल्लिम आप उस वक्त बनते हैं जब आप बोलना छोड़ देते हैं. प्लीज देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि टाइम हमारे पास है, लेकिन मैं स्टार्ट कर देता हूं इसलिए कि बहरहाल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इस अबाउट तकलीद एंड द सिस्टम ऑफ रिलीजन, उस पर हम समझने की बात करेंगे. आज सिर्फ हमारा ये लेक्चर इल्म और अमल की हद तक, मोटिवेशन की हद तक था. लेकिन एक बात मैं चाह रहा हूं आपसे करूं, दो खुसूसियातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और खुदा ने फितरती तौर पर हर इंसान के अंदर वो दोनों खुसूसियात रखी हैं. एक खुसूसियत का नाम है जाज़िबा और एक का नाम है दाफ़िया. जाज़िबा एंड कुव्वते दाफ़िया, इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. कुव्वे जाज़िबा एंड कुव्वे दाफ़िया, व्हाट दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. क्या है कुव्वते जाज़िबा, क्या है कुव्वते दाफ़िया. जाज़िबा है इज फ्रॉम जज्ब. मैग्नेट को देखा है आपने, मैग्नेट अपने आप को ऐसा बना लेता है कि उसके आसपास की सराउंडिंग्स की चीजें चाहें ना चाहें उसकी तरफ खींचती हैं. जाज़िबा, अट्रैक्शन, एक रिपल्शन. यही मैग्नेट अगर नॉर्थ से नॉर्थ मिल जाए तो भगाता है दूर. करता है कि नहीं करता है, दूर फेंकता है. यानी चाहे ना चाहे सामने चीज को दूर फेंकता है. हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा दाफ़िया हमारे जाज़िबा पर हावी होता है. We need to strengthen our जाज़िबा. हम सब, मुझ समेत, हमारा अखलाक, हमारा अंदाज, हमारा स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हमारी फैमिली हमसे दोस्ती करने के लिए मरे, हमारे साथ एक सेल्फी खिंचवाने पर फख्र करें. बिलीव मी, दिस इज द टारगेट.
आप चाहें ना चाहें वो आपकी इज्जत करें, आपके साथ बैठ के बात करना चाहें, आपसे दोस्ती करना चाहें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सारी बातें कि स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम आए मतलब क्लास के अंदर, काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम आए, अब वो आना शुरू करेंगे तो उनमें शौक़ पैदा होगा, मज़ीद अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो अब होगा ये कि अब आप परेशान होना शुरू होंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ अभी से, अब आप परेशान होना शुरू होंगे। क्यों परेशान होना शुरू होंगे? इसलिए कि अब आपको लोग जो है ना दूसरी नज़रों से देखना शुरू करेंगे। ये अलकायम बली हैं, सोच के बात करना। अब आपको जो है वो मनफी चीज़ें मिलना शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता, और उन मनफी चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं अगर आपने अपने जाज़िबा को स्ट्रॉन्ग किया। बात ही नहीं करें जैसे आपने मदरसे में दाखिला लिया ही नहीं है, यार छोड़ो ना यार, मैं तुम्हारे जैसी हूँ, आजा बात करते। इफ़ द अल्टीमेट टारगेट इज, मुझे एक बात बताइए, चलें आपने सवाल पूछा ना क्या सही है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। फ़र्ज़ करें जनाब अली, एक औरत खड़ी है 100 स्टेप्स, ये है हिजाब, यहाँ पर 0 स्टेप, यानी यहाँ पर पहुँच गई। एक औरत हिजाब से दूर है 100 कदम, ठीक है। आपने उसको कोई बात की हिजाब के बारे में, तो बाहिजाब तो नहीं हुई, इसलिए कि ज़्यादा चांसेस नहीं कि पहले दिन कोई मानने वाला नहीं है आपकी बात, ऐसा ही है। वो बाहिजाब तो नहीं हुई, लेकिन एक फ़र्क पड़ा, और वो फ़र्क ये पड़ा कि वो 100 कदम दूर थी और 90 कदम पे आ गई, रही तो वैसे की वैसे बेहिजाब। और एक आदमी ने उसको हिजाब के बारे में ऐसे तरीके से बोला कि वो 110 पे चली गई। कौन जीता कौन हारा? हालांकि दोनों हारे हैं, इसलिए कि उसने हिजाब तो नहीं किया। यस, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जीत हिजाब करवाने का नाम नहीं है। एग्जैक्टली, आपने खुद ही फैसला दे दिया। आपने मुझसे पूछा कि सही है गलत, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये इसलिए सही है कि जब आपके साथ दोस्ती पैदा होगी तो आप उसका हाथ पकड़ के आराम से हिजाब पे ला सकेंगे। लेकिन आज आपने हिजाब किया, कल डांटना शुरू कर दिया, वो 100 कदम पे होगी, 110 पे चली जाएगी। आप जीते आ रहे, आप अपना काम करें। और मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि अब आपके मुश्किल फेज का आगाज हो रहा है। अब आपकी मुश्किल, यानी मेरे साथ ही प्रॉब्लम मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट जब मैं शुरू करता हूँ कहीं क्लासेस, तो 1, 2, 3 क्लासेस के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं कि सर क्या करें, ना भाई समझने को तैयार है, ना शौहर समझने को तैयार है, ना बाप समझने को तैयार है, ना बहन समझने को तैयार है, ना माँ समझने को तैयार है, बल्कि अब मज़ीद मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। ज़्यादातर उस मुश्किलात की वजह क्या होती है? आपका तालिब इल्म से मुअल्लिम बन जाना। कौन सा वाला मुअल्लिम? ज़बान वाला। मैं नहीं कह रहा हूँ मुअल्लिम ना बने, लेकिन वाले मुअल्लिम बने जिसमें ज़बान बंद रहती है, ख़त्म। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत ओपन होके, बहुत क्लोज होके, स्पेशली इनका पहला दिन है आज जब जाए ना, तो जो शौहरों वाली आज अपने शौहर को एक्स्ट्रा कुछ करके दें। फर्ज करें रोजाना चाय देते हैं, आज चाय के साथ मसलन कुछ और, फर्ज करें केक रखें, बिस्किट रखें, कुछ रखें, मिसाल के तौर पर। रोजाना दस्तरखान में मसलन 1 सैलेड होती है, आज 2 सैलेड रखें। तो पूछेगा शौहर, भाई, बाप, बेटा, ये क्या हो गया आज? तो आप कहेंगे आज मदरसे से होकर आए ना, हमको सिखाया वहां पर ये। आप देखिए दूसरी मरतबा कोई मदरसे की मुखालिफत नहीं करेगा। अच्छा, फौरन ये जुमला आएगा, यार तुम पहले क्यों नहीं गई थी? आपको सही बता रहा हूं। और जहां आपने फजर की नमाज पे जगाया, चलो नमाज पढ़ने के लिए उठो, पहला जुमला क्या आएगा? लो भाई ये जाकर आई मदरसे में। राइट? सही बता रहा हूं कि नहीं? आप मत करें वो काम कि अपना सर पीटे वो, आप ना वो काम करें कि वो कहें कि तुम पहले क्यों नहीं गई थी। दिस इज इन योर हैंड्स। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आप जाकर किसी की शादी खराब ना करें। एक शख्स आया छठे इमाम की खिदमत में, ईसाई मां का बेटा था, मुसलमान हो गया था। कहने लगा मौला मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, चाहे मेरी मां है,
कि वो ईसाई आपको नहीं मानती, आपके जद को नहीं मानती, पैगम्बर अकरम को नहीं मानती, मैं उसके साथ नहीं रह पाता, मुझे नहीं अच्छा लगता उसका रहना। इमाम ने कहा नहीं, कल तक जितनी खिदमत करते थे आज उससे ज़्यादा खिदमत करनी है। कि नहीं मौला मैं क्या करूँ? इमाम ने कहा नहीं करना है। अच्छा इमाम ने कह दिया था तो खुद ब खुद सारे बिटरनेस उसकी जो कड़वाहट थी वो खत्म हो गई। कहने लगा ठीक है मौला, नफरत भी थी तो आपकी वजह से थी, आज से मोहब्बत है दोबारा उस माँ से तो आपकी वजह से। यानी आज मैं देखूंगा कि मैं अगर माँ का ख्याल रख रहा हूँ तो इसलिए कि आप खुश हो रहे हैं, कल मैं माँ से नाराज हो रहा था तो इसलिए कि आपको खुश करना था, आज से माँ का ख्याल रखना शुरू किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, माँ ने कहा बेटा जब तक तू वहां तक नहीं गया था मदीने तब तक तेरा स्टाइल और था, जब से तू वहां से आया तेरा स्टाइल चेंज हो गया है। कहने लगा हाँ अम्मा क्या हुआ है? कहा कि जिसके पास गया था उसने कहा है कि पहले जितना ख्याल रखते थे उससे ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा अब ईमानदारी की बात है, माँ ये भी कह सकती थी अच्छा इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता उससे प्यार करता है। नहीं कहा माँ नहीं है, माँ माँ होती है। उसने कहा अच्छा तेरे नबी के बेटे ने ये बताया तुझे? हाँ। कभी मुझे लगता है कि जो मेरे नबी का दीन है तेरे नबी का दीन उससे ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे कलमा पड़ा। कहीं पर टारगेट 4 दिन में हासिल हो जाता है, कहीं 4 हफ्तों में, कहीं 4 महीनों में, कहीं पर 4 साल में, कोई मसला नहीं है। यू नीड टू स्ट्रेंथन योर जाज़िबा। जो छोटे भाइयों वाली आज छोटे भाई को जाकर एक्स्ट्रा कुछ करके दें, रोज़ाना रोटी पका के देती हैं, आज थोड़ा सा रोटी में शक्कर डाल के घी डाल के कुछ गर्म करके अच्छा करके दें। भाई पूछेगा ना बहन क्या बात है आज आप बहुत प्यार आ रहा है? कहना आज मदरसे में हम गए थे, आज हमारा पहला दिन था, आज हमको ये सिखाया है मदरसे में। हमारे साथ क्या होता है पता है? हमारे साथ उल्टा होता है, जब बीवी पहले दिन जाती है ना चाय बना के नहीं देती, शौहर कहता है चाय क्यों नहीं बनाई? मदरसे ने बताया तुम्हारे चाय बनाना वाजिब नहीं है। होता है? यस होता है। और इस वजह से लोग कहते हैं ये है अलकायम वाली है, इनसे दूर रहना। आप यकीन जानिए बाज़ औक़ात मदरसे वाली बच्चियों के रिश्ते नहीं आते हैं, मैं आपसे बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। यानी सब थोड़ा माइनस पॉइंट बन जाता है। देखो यार वैसे तो ख़ानदान ही बहुत अच्छा है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन एक बात है मदरसे जाती है, अच्छा आप छोड़ो किसी और को ढूंढो। मदरसा इज़ द माइनस पॉइंट। किसने बनाया? हम लोगों ने अपने अमल से। हमने कहा सास के लिए चाय बनाना वाजिब नहीं है, हमने सीखा मदरसे में आकर के शौहर के लिए चाय बनाना वाजिब नहीं है, लेकिन हमने सीखा ये कि वाजिब नहीं है, लेकिन एक्चुअली पता है क्या सीखा? शौहर के लिए चाय बनाना हराम है, बनानी नहीं है। हमने ये सीखा कि सास के लिए चाय बनाना हराम है, बनानी ही नहीं है। पापा ये नहीं सिखाया था, ये तो दर हकीकत एजाज देने के लिए था, इज्जत देने के लिए था कि कल तक अगर तुम ये सोच कर अपनी सास के लिए चाय बना रही थी कि ये बनाना वाजिब है, तो आज इस एहसास के साथ बनाओ कि वाजिब नहीं है फिर भी कर रही हो। इज्जत उसके अंदर है। देखिए फजर की नमाज आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? यस। जोर से पढ़ते हैं कि नहीं? यस। मगरिब इशा पढ़ते हैं कि नहीं? यस। क्यों पढ़ते हैं? कोई अल्लाह के लिए नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो डंडे पड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो डंडे पड़ेंगे। रमजान के महीने रोजे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बाकी 11 महीने किधर गया अल्लाह? रमजान में क्यों रखते हैं? नहीं करेंगे तो डंडे पड़ेंगे। बाकी 11 महीने अगर मैं रोज़ा रखूं तो फिर कमाल है कि खुदाया जब तूने कहा था कि मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, फिर भी रखूंगा तो फिर एक अलग ही एहसास होगा कि माबूद मुझे पता है कि रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं था, फिर भी तेरी खातिर महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन, महीने में 3 दिन में रोज़े रख रहा हूँ। एहसास इश्क कब आता है? जब ऑब्लिगेशन के बगैर इंसान अमल करता है। मज़ा फजर में इतना नहीं आता जितना शब में आता है। हमारे शब कितने पढ़ते हैं? हाथ में उठाइएगा, उठाइएगा। लेकिन सब नहीं पढ़ते इतना तय है। क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि डंडा नहीं है। समझ में आ रही बात? मैं समझाने की, मैं एक स्टाइल समझा रहा हूं। द थिंग इज कि वाजिबात में वो लज्जत नहीं है जो मुस्तहबात के अंदर है, इसलिए कि वाजिबात बंदगी का इम्तिहान है, मुस्तहबात इश्क का इम्तिहान है। तो जब हम आपको बताते हैं ना कि शौहर के लिए चाय बनाना वाजिब नहीं है, तो हम आपको समझाना चाह रहे होते हैं कि तुम्हें वहां गुलामी करने की जरूरत नहीं है, तुम इश्क में भी बना सकती हो। यू शुड हैव द प्रिविलेज कि यस आई लव यू, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस टी फॉर यू, नॉट बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन। अगर शरीयत ने कहा होता वाजिब है
तो मैं भी अपनी बीवी से कहता, कौन सा तीर मार रही हो चाय बना के मेरे लिए, डंडे खाओगी खुदा से अगर नहीं बनाओगी तो, कह देता ना। और आपको भी एहसास होता जिन कि साहब कौन सा फायदा, नहीं बनाओ तो खुदा की मार खानी है, चाय बनानी वाजिब है, खुदा ने कह दिया वाजिब नहीं है, तो अब इंसान बनाएगा तो किस एहसास से बनाएगा कि आई एम डूइंग इट माई ओन विश। ये चाय का जो वाजिब ना होना झगड़ा करने के लिए नहीं था, आपको इज्जत देने के लिए था। हमने क्या किया, इस मसले को उल्टा इस्तेमाल किया। राइट, समझ में आ रही बात? तो आगे प्लीज यू कैन गो। तो आज की बात हमारी मुकम्मल हो गई। दुआ में रखेंगे और दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह परवरदिगार हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सीखने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाल्लाह। या साहिब समा